हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स की जो मैराथन है वो चल रही है, जो बिल्कुल एंड पर आ चुकी है, क्योंकि आपका पेपर भी बहुत पास आ चुका है। 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी के अंदर हमारी जो सीरीज़ है वो एकदम एंड पर आ चुकी है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस। इसके ऊपर हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। 100% श्योर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो एक भी मिनट इस वीडियो का स्किप मत कर देना। 1 मिनट क्या 10 सेकेंड भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी और लास्ट जो मैराथन है आपकी इकोनॉमिक्स की, जिसके साथ हमारी ये सीरीज सम अप हो जाएगी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मनी एंड बैंकिंग यूनिट ऑफ योर पेपर। तो उसके साथ हमारा ये जो सिलसिला चलता आ रहा है क्लासेस का वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम जून की तैयारी जो है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही गया है ऑलमोस्ट। क्लियर, पिछले साल पूछा गया, उससे पिछली बार पूछा गया, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए टॉपिक है। तो पहले के वीडियोस के अंदर रह गया था, ठीक है, वो किसी तरीके से मिस आउट हो गया था, इसीलिए मैंने आज वो इनकलकेट कर दिया है इस वीडियो में। हालांकि वो इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग सा ही टॉपिक है, अलग यूनिट से बिलोंग करता है, लेकिन आज हम उसे डिस्कस कर लेंगे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की। थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में सब आपको 3 थ्योरीज पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है वैगनर लॉ, दूसरा पढ़ना है आपको पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस, तीसरा आपको पढ़ना है कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। ठीक है, तो 3 आपको थ्योरीज पढ़नी है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं। तो सबसे पहला है उनमें वैगनर्स लॉ। वैगनर्स लॉ आपका कब इन्होंने लेकर आए थे? 1880s के अंदर लेकर आए थे अडोल्फ वैगनर जी। ठीक है, अडोल्फ वैगनर जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो लेकर आए थे आपका 1880s के अंदर अपना ये लॉ। अब ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड था? कंट्री आपको ध्यान रखनी है, दैट इज जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के ऊपर ये बेस था, थ्योरी जो थी जर्मनी के ऊपर ही बेस्ड थी। तो अब ये जो थ्योरी है क्या कहती है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ एज इट इज़। ये वर्ड जो है आपके पेपर में क्वेश्चन में आया था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ अभी किसके बारे में बात करता है कि हमें गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज़ करना है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, उसके बारे में ही ये पूरी थ्योरी बात करती है। अभी कहती है कि गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल है डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना, कल्चर के बारे में सोचना, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, विच कम्स अंडर द सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, जितनी भी आपकी सोशल सिक्योरिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है, उन सब के ऊपर ध्यान कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। देन कम्स सब्सिडीज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन के लिए जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं, दैट मीन्स आपका चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, तो दोनों सेक्टर्स के अंदर आपकी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? इसीलिए ताकि चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेंगे आप, क्योंकि वो उसकी तरफ इंसेंटिवाइज हो जाएंगे सिंपली। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है कौन? गवर्नमेंट। तो ये 3 रोल हैं बेसिकली जो वैगनर लॉ के अंदर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए कौन सी वजहें हैं? ठीक है, किन रीजंस की वजह से आपको अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ता है? द वेरी फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, आपको क्या करना है? आपकी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करे जा रही है। इसका मतलब आपको ज़्यादा लोगों को केटर करना है, ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या है? वो इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। क्लियर। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द अर्बनाइजेशन। बिल्कुल, अर्बनाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन सेक्टर। ठीक है, आपके अर्बन सेक्टर के अंदर जितने ज़्यादा लोग रहेंगे दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपके शहरों के अंदर लोग जाने लग जाएंगे, जितना आपके शहर जो है वो सेटअप होने लग जाएंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डेट। बिल्कुल, इंक्रीज इन डेट होने से एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज करेगा? क्योंकि डेट
आने से तो भाई इनकम होती है, हम सब ने पढ़ा है गवर्नमेंट बजट में, जब डेट लेती है गवर्नमेंट, बोरो करती है, तो उसकी तो इनकम होती है, दैट इज रिसीट, कैपिटल रिसीट है। तो इससे एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ रहा है? दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ेंगे। जब आप लोन लेते हो उसके ऊपर आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? तो डेट बढ़ने से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटी। आपकी सोशल एक्टिविटीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपने एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी ले आए आप, या आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए कोई पॉलिसी ले आए। क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कुछ प्रोवाइड कर दिए। दीज आर ऑल सोशल सिक्योरिटीज एक्टिविटीज। क्लियर? नेक्स्ट इज वॉर टाइम के अंदर आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना ही है। क्यों? क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के ऊपर आपका खर्चा होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई लेवल का खर्चा होता है। देन कम्स वर्ल्ड डिप्रेशन। अगर जब आप डिप्रेशन आ जाता है, वर्ल्ड डिप्रेशन आ जाता है, जैसा कि 1930s में हुआ था, हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके लिए हमारे वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट जो है मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने कहा था शॉर्ट रन के अंदर अगर डिप्रेशन है तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में इंक्रीज लेकर आना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही हम सिर्फ डिप्रेशन को केटर कर पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है इन द केस ऑफ वर्ल्ड डिप्रेशन। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज इन द प्राइजेस। ठीक है, जब आपका प्राइस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? सिंपली वैल्यू, प्राइस को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर एक्सपेंडिचर सिंपली, है ना? यही तो आपका एक्सपेंडिचर है। जितनी भी क्वांटिटी आपने खरीदी उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। तो अगर यही इंक्रीज करने लग जाएगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा सिंपली। क्लियर? नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए भी आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या, जो आपके 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, तो 5 ईयर प्लान्स जो है उसके अंदर क्या होता है, हर 5 ईयर प्लान के अंदर किसी एक सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक सेक्टर होता है। ठीक है, तो जिस भी 5 ईयर प्लान के अंदर जौन सा सेक्टर आपका सेंटर के अंदर होगा, सेंटर ऑफ अटेंशन होगा, उसके अंदर आपका एक्सपेंडिचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विच हैज बीन मेंशन इन दिस थ्योरी इज दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इज मोर देन 1। ठीक है, जो इनकम इलास्टिसिटी है गवर्नमेंट सर्विसेज की, ये मोर देन 1 होती है। दैट मीन्स जब आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीज इन इनकम से भी ज़्यादा इंक्रीज होता है आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न बिहाइंड दिस इज एक्स इनएफिशिएंसी विच हैज़ बीन गिवन बाय मिस्टर हार्वे लेबिनस्टीन इन द ईयर 1966। ठीक है, तो एक्स इनएफिशिएंसी की वजह से आपका क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इज मोर देन 1। इसका मतलब कुछ ऐसी इनएफिशिएंसीज हैं आपकी प्रोडक्शन के अंदर या सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज की इनकम इलास्टिसिटी है वो आपकी हाईली इलास्टिक है। क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या है इसके? ओवर स्टाफिंग, अगर आपने स्टाफ ज़्यादा रख लिया है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो रहे हैं, आपके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की एब्सेंस है, जिसकी वजह से आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या जा रहा है? वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो जब भी वेस्ट जा रहा है इसका मतलब अनप्रोडक्टिव वो हो गया है आपका एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डिमांड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड ही क्यों हो रही है? अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एज कॉम्पोजिशन में डिफरेंस की वजह से, देन लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, सप्लाई पब्लिक एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आपके स्केल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, किस लेवल पर आपका प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी में। क्लियर? सो दिस वाज द होल थियोरी बिहाइंड द वैगनर्स लॉ। क्लियर? इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कौन सी कंट्री के लिए था, कौन से ईयर में था, और किस चीज़ से रिलेटेड है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से रिलेटेड है सिंपली। क्लियर? नेक्स्ट कम्स योर पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। ये कब आया था आपका? 1890 में आया था। यूके से रिलेटेड है, ये आपका ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से रिलेटेड आपकी ये थ्योरी है। ठीक है, जो डेटा है आपका बेस, दैट इज बेस्ड अपॉन ब्रिटेन। तो पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या कहती है? पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस आपके 3 तरीके के इफेक्ट्स के बारे में बात करती है। ठीक है, 3 तरीके के इफेक्ट्स के बारे में ये बात करती है। इन शॉर्ट क्या कहती है? इट
explains that public expenditure does not increase in smooth manner but in jerk like step manner. ठीक है, क्या कहती है ये कि आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक ही बारी में इंक्रीज नहीं कर जाता. ठीक है, एक ही बारी में इंक्रीज नहीं करता. लाइक वैगनर्स लॉ, जैसा वैगनर लॉ कहता है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेप मैनर के अंदर इंक्रीज करता है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपका इंक्रीज करेगा. पहले एक इफेक्ट की वजह से इंक्रीज, फिर दूसरे इफेक्ट की वजह से, फिर तीसरे इफेक्ट की वजह से, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपका एक्सपेंडिचर क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो 3 इफेक्ट कौन से हैं? सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. अब ये तीनों इफेक्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे गए हैं. पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, तीनों नाम याद रखने हैं. देन ये भी आपको लाइन बार बार पूछी गई है कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप होता है एक्सपेंडिचर, या स्मूथ मैनर में होता है, या दोनों तरीके से होता है, या किसी तरीके से नहीं होता. ऐसे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, तो ये भी ध्यान देना है. क्लियर. तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहता है मूवमेंट फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यूअर एंड हायर लेवल. ठीक है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका एक कम लेवल ऑफ टैक्सेशन से या एक कम लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से चेंज होकर एक हायर लेवल पर चला जाता है, हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन हो या हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो. सो दिस इज सिंपली टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? आपका एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना. ठीक है, डिस्प्लेस हो जाना. तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपका क्या कहता है कि फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. देन इंस्पेक्शन इफेक्ट. इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या कहता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन न्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशन, situation of inadequate revenues as against the required public expenditure, expansion of economic activity. ठीक है, जब आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सपैंड करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं आप और ज़्यादा ऑपरेशंस के अंदर. ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, कुछ काम करती है गवर्नमेंट डिफेंस के अंदर है, गवर्नमेंट रेलवेज के अंदर है, गवर्नमेंट आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर है, काम करती है. जब इनके अलावा भी गवर्नमेंट किसी और सेक्टर्स के अंदर सर्व करने लग जाए और सेक्टर्स के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाए, तो उन सेक्टर्स में भी उसका खर्चा बढ़ेगा. तो दिस इज सिंपली द इंस्पेक्शन इफेक्ट. लास्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है? टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट दैन द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, जिस रेट पे आपका लोकल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है या जिस रेट पे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, उससे कई गुना ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करता है. क्लियर. दिस इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. तो दिस वाज द जस्ट बिहाइंड पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस. नेक्स्ट इज कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस. ठीक है, कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस क्या कहती है? इट एक्सप्लेन्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, कि आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑप्टिमम लेवल कौन सा है. तो वो क्या कहते हैं? अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन 25%, तो आपकी इकोनॉमी में क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन आ जाएगी. इसका मतलब आपको 25% तक ही अपना एक्सपेंडिचर रखना है, इससे ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर अपना नहीं रखना. क्लियर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका थ्रेशहोल्ड लेवल, थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी दी है इन्होंने? 25%. क्लियर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स क्या है? देन देयर आर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एज वेल. तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है. पहले हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स कर लेते हैं, फिर हम कैनन्स ऑफ दैट टैक्सेशन भी करेंगे. ठीक है, तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसने दिया है? फिंगले शिरस ने दिया है. ठीक है, फिंगले शिरस ने आपका दिया है. पेपर का क्वेश्चन है, नाम याद रखना है. कौन कौन से हैं आपके कैनन्स? एक तो कैनन ऑफ सरप्लस, एक कैनन ऑफ सैंक्शन, एक कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज कैनन ऑफ बेनिफिट. कैसे याद रख सकते हो? SSEB. SSEB क्या है आपका? सरप्लस, सैंक्शन, इकोनॉमी, बेनिफिट. ठीक है, नाम याद रखने हैं. अंदर का आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, जब आपको मैं PDF दे दूंगी अपने चैनल पर. अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा. क्लियर. चलो, तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके 4 हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट आपके हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. वो भी देख लेते हैं हम, आगे हमारे पास हैं कहीं. ये रहे. ठीक है, यहाँ पर है आपका कैनन्स ऑफ टैक्स. ठीक है, कैनन ऑफ टैक्सेशन आपके कौन से हैं? एडम स्मिथ ने दिए हैं सबसे पहले. तो एक है आपका ऑफ इक्विटी या फिर बेनिफिट, ऑफ सर्टेनिटी,
ऑफ कन्वीनियंस और ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये आपको चारों याद रखने हैं, आपके कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है ये, क्लियर। चलो, अब कैनन्स का मतलब क्या होता है आपका, सिंपली कैनन मीन्स प्रिंसिपल्स या रूल्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर के कितने तरीके के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या कर सकते हो, इनइक्वालिटीज रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हो, उससे क्या होगा, आप ज़्यादा टैक्स चार्ज करोगे फ्रॉम द हायर इनकम ग्रुप, ठीक है, और कम टैक्स आप चार्ज करोगे फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप। तो अगर ज़्यादा टैक्स आप अमीर लोगों से लोगे तो उस केस में क्या होगा, उनकी इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। और अगर आप कम लेवल ऑफ इनकम वालों से कम टैक्स लोगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी। तो एक लेवल ऐसा आएगा जब आपकी इनइक्वालिटीज रिड्यूस होने लगेंगी, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट क्या होता है, अगर आप ज़्यादा सेव करते हो तो उससे आप ज़्यादा डिमांड करोगे और उससे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी, क्लियर। नेक्स्ट इज ग्रोथ इफेक्ट। ग्रोथ इफेक्ट क्या है, जब आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का क्या मतलब है, आपका सिंपली प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है इकोनॉमी में, दैट मीन्स जीडीपी आपका इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ग्रोथ, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इन्फ्लेशन के केस में आप अपना एक्सपेंडिचर को कम कर लो, रिसेशन के केस में आप अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लो। रिसेशन कौन सा पीरियड होता है आपका, जो बिल्कुल आपका जहाँ पर आपकी डिमांड नहीं होती, ठीक है, डिमांड आपकी कम रहती है, या इनकम लेवल यहाँ पर लोगों का कम रहेगा, क्लियर, एक्सपेंडिचर कम रहता है। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन सिंपली रिफ्लेक्ट्स अ हायर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो उस केस में आप डिमांड कम कर लीजिए। कैसे कम करेंगे, एक्सपेंडिचर कम कर लीजिए, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से, मैंने यहाँ पर दे दिया है, पहले मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी के ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं, एक तो इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स को हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है आपका। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब ये कैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स है, ये देखो, जब आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, जब आपकी इनकम ज़्यादा है तो टैक्सेशन क्या होगा, आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा आपका टैक्स लगेगा। तो अगर आप अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, अगर आप अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख रहे हो और आपका टैक्सेस इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी, देखो, आपने टैक्सेस कम कर दिए, ठीक है, टैक्सेस आपने कम कर दिए, इसका मतलब आपकी कंजम्पशन इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम पहले इंक्रीज करेगी, ठीक है। टैक्सेस कम होने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज करेगी। कंजम्पशन इंक्रीज करेगी तो हमें पता है कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपका एडी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्लियर। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी शायद, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको टैक्सेस कम करने का बता दिया, सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पे टैक्सेस कम नहीं करने हैं, हमें टैक्सेस इंक्रीज करने हैं, यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज करने थे हमें। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इसको सही कर लेते हैं। क्या कहा उन्होंने, टैक्सेस जो है हमने इंक्रीज कर दिए, ठीक है। टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होगा आपका, टैक्सेस इंक्रीज करने से डिस्पोजेबल इनकम आपकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज करेगी तो कंजम्पशन आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कंजम्पशन डिक्रीज करने से क्या होगा, कंजम्पशन डिक्रीज करने से आपकी एडी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। एडी कम, डिमांड कम तो प्राइस लेवल कम, प्राइस लेवल कम तो इन्फ्लेशन कम, ठीक है। देन अगर आपकी इनकम लेवल कम है तो इसका मतलब आपके ऊपर टैक्सेस कम लगाए जाएंगे, और टैक्सेस कम लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था गलती से, ठीक है। देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे काम करते हैं, अगर आपके अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब इनकम लेवल आपकी इकोनॉमी में कम रहेगा, इनकम लेवल कम रहेगा, वेजेस कम रहेंगे, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होने की वजह से क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी रहेगी, क्लियर, क्योंकि आपके पास काम तो है नहीं, ठीक है, काम है नहीं, इनकम है नहीं। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, मतलब अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको
कुछ पैसा ऐसे ही दे दिया जाता है, ठीक है, आपको फ्री में आपको पैसा दे दिया जाएगा, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, तो उस केस में आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पैसा है, अब अपनी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करोगे। क्लियर? चलो चलो नेक्स्ट कम्स मस्ग्रेव एंड थिन्स मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिविटी। ठीक है, आपके टैक्स प्रोग्रेसिविटी के लिए मस्ग्रेव एंड थिन ने एक मेजर दिया है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपको इग्नोर करना है। दिस इज टैट्स का पोर्शन, जो आपका स्क्यूनेस मैंने करवाया था, ये उसका पोर्शन है। चलो, तो उन्होंने क्या मेजर दिया है आपका, कि आपका टैक्स प्रोग्रेसिविटी को उन्होंने कैसे दिखाया है, m इज इक्वल्स टू 1 माइनस जी ए बाय 1 माइनस जी बी। ठीक है, जी ए क्या है आपका, गिनी कोफिशिएंट आफ्टर टैक्स, एंड जी बी क्या है, गिनी कोफिशिएंट बिफोर टैक्स। गिनी कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब मैंने लॉरेंस कर्व आपको एक्सप्लेन किया था, उसी के अंदर मैंने आपको बताया, शायद डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आपको बताया था मैंने गिनी कोफिशिएंट। तो जी ए एंड जी बी क्या है, गिनी कोफिशिएंट आफ्टर टैक्स एंड गिनी कोफिशिएंट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब गिनी कोफिशिएंट आपका यूज किस लिए होता है, सिंपली इनकम इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए होता है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपका m इज मोर देन 1, ठीक है, अगर आपका m जो है वो मोर देन 1 है, यानी कि टैक्स प्रोग्रेसिविटी आपकी मोर देन 1 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी RHS की जो वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो मोर देन 1। ठीक है, अब आप इसको जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस जी ए इज मोर देन 1 माइनस जी बी, ऑल्दो आपका इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, मुझे पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हो, 1 माइनस जी बी से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर? बाकी इम्पैक्ट सेम रहेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। देन अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जी ए इज लेस देन जी बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 1 1 है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे आप 1 माइनस कर दीजिए। देन दोनों साइड पे माइनस है, तो आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का रूल है। तो जी ए इज लेस देन जी बी, इसका मतलब गिनी कोफिशिएंट आफ्टर टैक्स इज लेस देन गिनी कोफिशिएंट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स लगाने से पहले जितना आपकी इनइक्वालिटी थी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब आपने टैक्स लगाया उसके। क्लियर? इसका मतलब आपकी इनइक्वालिटीज रिड्यूस करी है, तो आपका टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, ऐसा ही होता है प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर, जब आप उसे लगाते हैं तो आपकी इनइक्वालिटीज डिक्रीज करती हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपकी m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो आपका जी ए विल बी इक्वल्स टू जी बी, दैट मीन्स आपकी इनइक्वालिटीज बिफोर एंड आफ्टर टैक्स इज सेम, दैट मीन्स आपका टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट इज m इज लेस देन 1, लेस देन 1 क्या होता है, जी ए इज मोर देन जी बी। जी ए इज मोर देन जी बी का क्या मतलब है, इनइक्वालिटीज आफ्टर टैक्स आर हायर देन द इनइक्वालिटीज बिफोर द टैक्स। ठीक है, तो आपका टैक्स कैसा है, रिग्रेसिव है, यानी कि ये आपके अमीरों को फायदा देता है, गरीबों को नुकसान करता है। क्लियर? दिस इज सिंपली योर मस्ग्रेव एंड थिन मेजर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स रिजीम अभी क्या चल रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि 5 लाख से कम जो है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 7.5 के बीच में 10% लगेगा, 7.5 से 10 लाख के बीच में 15%, 10 से 12.5 के बीच में 20% टैक्स लगता है। देन आपका लास्ट जो है 12.5 से 15 जो है 25, और लास्ट आपका है मोर देन 15 30%। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, डैश 10 15 20 25 30, 5 का गैप है। देन यहाँ पे आपका 2.5 लाख का गैप है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स फाइनेंस कमीशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आपका कहाँ पर मेंशन है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280, ये काफ़ी बार पेपर में आया है, ध्यान देना है। आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है आपकी फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब मेजर हुई थी आपकी, 1951 के अंदर फॉर्म की गई थी। ठीक है, इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 और मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन हमारी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना भी है, वर्टिकल डिवोल्यूशन भी और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी। कब आई थी, 2017 के अंदर, मतलब आपकी अपॉइंट की गई थी। ठीक है, चेयरमैन कौन थे, नंद किशोर सिंह थे, NK सिंह। क्लियर? 2020 के अंदर इनकी रिपोर्ट आनी थी। ठीक है, लेकिन आई नहीं थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो आपकी रिपोर्ट जो थी वो डिले हो गई थी। क्लियर? अब इनकी रिपोर्ट जो है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, वो अब आप देख लो। तो चेयरमैन कौन थे, NK सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह पहले बता चुके। आर्टिकल 280 होता है, 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन है और 4 आपके मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर?
देन परमानेंट मेंबर्स इसके कौन कौन है, शक्तिकांत दास और अनूप सिंह। पार्ट टाइम मेंबर्स कौन है, रमेश चंद और अशोक लहरी। ठीक है, मतलब आपके ये 4 जो अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट, वो आपके ये मेंबर हैं फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के। क्लियर। अब वर्टिकल डिवोल्यूशन आपका कितना दिया है, उन्होंने सब स्टेट्स के लिए दिया है 41%। ठीक है, 41% जो है सब स्टेट्स के लिए वर्टिकल डिवोल्यूशन उन्होंने दिया है, और 1% जो है सेपरेट दिया है उन्होंने किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर। ये 41% आपका आया था ना 2021 के एग्जाम के अंदर, है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, 2021 के एग्जाम के अंदर ये आया था, तो इंपॉर्टेंट है। देन 1% आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए उन्होंने अलग से डिवोल्यूशन उसका किया था। क्लियर। 14th फाइनेंस कमीशन की अगर आप बात करो तो ये आपका डिवोल्यूशन कितना था, 42% था। ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी भी 42% ही है, वही सेम ही है, लेकिन आपका इन्होंने 1% जो है अलग से जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया, जो कि पहले इसी के अंदर इंक्लूडेड था। क्लियर। देन कम्स हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है और इनके परसेंटेजेस भी याद रखने हैं। ठीक है, तो इनकम डिस्टेंस को इन्होंने कितना दिया है, 45%। एरिया को कितना दिया है इन्होंने वेटेज, 15%। पॉपुलेशन को 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10। टैक्स एफर्ट को 2.5। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में भी ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, और परसेंटेज भी वैसे आपको ध्यान देनी है। और पॉपुलेशन यहाँ पे किसके रेफरेंस में देखी गई है, 2011 के रेफरेंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आपका चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन कौन रहे हैं, ये आपको स्टार्टिंग से ही मैंने दे दिए हैं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। अभी तक जितनी भी आपकी फाइनेंस कमीशन रही हैं उनके चेयरमैन, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, इसको आप भी ऐसे याद कर सकते हो, NSCRT RSC SP KRKRN। ठीक है, NSCRT RSC SP KRKRN। ठीक है, नियोगी, संथानम, छंद, राजामनर, त्यागी, रेड्डी, शेलर, छवन, पंत, खुसरो, रंगराजन, केलकर, रेड्डी, NK सिंह। ठीक है, तो इनके आपको मैंने सरनेम लिखे हुए हैं वैसे यहाँ पर सारे, आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सरनेम से आप पहचान सकते हो। क्लियर, तो इनको आपको याद कर लेना है। देन नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के आपके डेप्यूटी चेयरमैन कौन कौन रहे हैं, तो ये आपको सारे मैंने नाम दे दिए हैं, इनको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब इतना नहीं पूछा जाता है ये, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो हो सकता है इस बार आपका ये रिपीट ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट इज आपकी टैक्स की क्रोनोलॉजी। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ये तो अभी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ना, 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, या वो कभी भी किसी भी टैक्स का पूछ लेते हैं कि ये वाला टैक्स कौन से ईयर में आया था, या ये वाला टैक्स किसने इम्प्लीमेंट करवाया था, तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए इसलिए। ठीक है, तो इस शुरुआत होती है हमारी 1773 से लैंड रेवेन्यू टैक्स में, 1860 में आता है इनकम टैक्स, 1914 में मोटर व्हीकल टैक्स, ऐसे ही आपका 1922 में एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। देन ऐसे ही आपका चलता रहता है। मेन जो है आपका ये देखो, ये वाला है 1956 में काइल्डर, निकोलस काइल्डर कौन कौन से टैक्सेस आपके लेकर आते हैं, ये पेपर में कई बार आया है। एक तो एक्सपेंडिचर टैक्स, एक वेल्थ टैक्स, एक गिफ्ट टैक्स और एक कैपिटल गेन टैक्स। 4 तरीके के टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं निकोलस काइल्डर 1956 के अंदर, वो इंडिया के अंदर, तो आपको ये याद रखने हैं, चारों पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट 1961 में आपका आता है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, देन आपका सर्विस टैक्स आता है 1994 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है सिक्योरिटीज कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, 2004 के अंदर, और ये तो देखो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, दिस इज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ पूरा, दिस इज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2005 के अंदर आया था, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देन GST आपका लास्ट में आया है, इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज 2017 के अंदर। ठीक है, इसकी डेट भी याद रखनी है आपको, GST की पेपर के अंदर पूछी जाती है, एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, तो डेट भी आप इसकी याद करना। क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तो अलग से लिखा हुआ है, कुछ और डेटा था यहाँ पर, ये तीनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स रेशियो एंड टैक्स बायंसी। ठीक है, तीनों में से किसी का भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, कभी वो फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है, कभी मतलब पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं इनके। ठीक है, तो टैक्स इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट। ठीक है, टैक्स रेट से आपको डिवाइड करना है। देन टैक्स बायंसी क्या है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स बेस। ठीक है, या फिर आप इसको GDP भी कह सकते हो, चेंज इन द GDP। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है, टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बायंसी के बीच में
कि टैक्स इलास्टिसिटी में आप डिवाइड करते हो टैक्स रेट के चेंज में, देन टैक्स बायनेंसी में आप बात करते हो जीडीपी में चेंज या टैक्स बेस में चेंज की बात करते हो, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, ये आपको ध्यान देना है। टीबी क्या है आपका टैक्स रेवेन्यू, वाई क्या है आपका इनकम, ठीक है। जीडीपी जिसको आप कह सकते हो, इनकम या जीडीपी एक ही बात होती है, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर जीडीपी एक ही बात है, ठीक है। देन कम्स योर टैक्स रेशियो, टैक्स रेशियो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल इनकम, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, दिस इज योर टैक्स रेवेन्यू, दिस इज योर नेशनल इनकम, क्लियर। देन यहाँ पर कुछ मैंने टॉपिक्स जो हैं लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हौच पौच तरीके से हैं, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ आपको क्या क्या याद रखने हैं, वो अपनी नोटबुक में आप फटाफट लिखते चलो, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स को आप क्या कहते हो, सुपर टैक्स कहते हो, ठीक है। वेल्थ टैक्स आपका कौन लेकर आया था, देखो पेपर का ही क्वेश्चन है, प्रोफेसर काल्डर लेकर आए थे, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिलिज्म आपका मार्शल जी लेकर आए थे, ये इससे रिलेटेड नहीं है वैसे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पर फिर भी। देन माइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, देखो किसके बारे में बात करता है, अपवर्ड ट्रेंड इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी है ना आपकी। देन नेक्स्ट आपका है साउंड टैक्स सिस्टम कौन सा होता है, मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग टैक्स रेवेन्यू। वैगनर हाइपोथेसिस देखो पेपर का ही, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस किसने दिया है, लर्नर ने दिया है। पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मसग्रेव ने दिया है। फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि इसका एक एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ये बनी है। देन पंप प्राइमिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पंप प्राइमिंग क्या होता है, इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सिंपली आपका जी जब आप इंक्रीज करते हो, दिस इज नोन एज पंप प्राइमिंग, ठीक है। आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कौन सी कमेटी थी, ये देखो रेखी कमेटी आपकी थी। देन गवर्नमेंट बजट के अंदर आपके कितने अकाउंट्स होते हैं, 6 तरीके के अकाउंट होते हैं। मेरिट गुड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट गुड क्या होता है, जिसके आपके सोसाइटी के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बेनिफिट्स या इंडिविजुअल बेनिफिट्स। जो प्राइवेट बेनिफिट आपका कम हो एज कम्पेयर टू सोशल बेनिफिट ऑफ दैट गुड इज नोन एज मेरिट गुड। देन आपका है इक्वलाइज पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना है, सेम स्टेटस पर लेकर आना है बाकी लोगों के, तो उसको क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन, क्लियर। देन बेनिफिट प्रिंसिपल किसने दिया है, नट विक्सेल ने दिया है इन द ईयर 1896। देन आपका प्रोफेसर लिंडल ने दिया है 1919 के अंदर, क्लियर। देन बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी किसने दी है, सेलिगमैन ने दी है। ये भाई ये पेपर के ही क्वेश्चंस है, ठीक है, तो जिसको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से अब इसको लिख लो। देन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल किसने दिया है, सेलिगमैन ने दिया है या पीगू ने दिया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज सैक्रिफाइस प्रिंसिपल किसने दिया है, रिचर्ड मसग्रेव ने दिया है सैक्रिफाइस प्रिंसिपल आपका, ठीक है। देन ये हम कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस किसने दिया है, पीगू एंड डाल्टन ने दिया है। देन ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट कम्स पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू की बात आपकी सेलिगमैन ने करी है, किस किस चीज़ से रिलेटेड, ग्रेचुइटियस, कॉन्ट्रैक्चुअल, कंपल्सरी पब्लिक रेवेन्यू। डाल्टन ने बात करी है आपकी टैक्सेस और प्राइजेस की। टेलर ने करी है ग्रांट्स और गिफ्ट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, कमर्शियल की और टैक्सेस की। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया, क्लियर। देन कम्स दी फॉर्मूलाज फॉर ऑल द डेफिसिट्स, ठीक है, अलग अलग जितने भी आपके डेफिसिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, किसी का भी ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, नहीं तो आपको मैचिंग का क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें चारों ही पूछ लेते हैं, ठीक है। एक आपको और पूछा जाता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट इज़ वेरी सिंपल, बजट डेफिसिट इज सिंपली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ये आपका क्या होता है, बजट डेफिसिट। देन रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ठीक है, बोरोविंग्स को हटाकर। दैट मीन्स आपके फिस्कल डेफिसिट कैन ऑल्सो बी नोन एज बोरोविंग्स ओनली, ठीक है, ये बोरोविंग्स को आपने एक्सक्लूड कर दिया है अपने टोटल रिसीट्स के अंदर से, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये बोरोविंग्स के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस लोन्स टेकन, ठीक है। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, क्योंकि ये आपने ग्रांट्स किस लिए दी हैं, कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए दी हैं, तो आप इसको माइनस कर देते हो अपने रेवेन्यू डेफिसिट में से, क्लियर। चलो नाउ दिस इज द वन टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी
कि ये टॉपिक जो है आपके पेपर इस सीरीज से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, पर पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हमें कर लेना चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो दैट इज टेक्निकल चेंज। आपका टेक्निकल चेंज कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है, एक हिग्स न्यूट्रल, एक हैरेड न्यूट्रल और एक सोलो न्यूट्रल, ठीक है। तो आपका हिग्स न्यूट्रल क्या कहता है, अब आपको ये ध्यान देना है, इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग, ठीक है। यही पेपर में पूछा जाता है, क्या? इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग। हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल चेंज कैसा होता है? इट इज ओनली लेबर ऑगमेंटिंग, ठीक है। कैसा होता है? इट इज ओनली लेबर ऑगमेंटिंग। एंड सोलो न्यूट्रल कैसा होता है? कैपिटल ऑगमेंटिंग आपका होता है, ठीक है। देन हिग्स न्यूट्रल कैसा होता है? लेबर सेविंग होता है, ठीक है, लेबर सेविंग होता है। हैरेड न्यूट्रल कैसा होता है? इट इज कैपिटल सेविंग, ठीक है। और सोलो न्यूट्रल कैसा होता है? इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल सेविंग, ठीक है। तो आपको सेविंग भी ध्यान देना है और ऑगमेंटिंग भी ध्यान देना है। समझ में आया ये? तो ये जिसके ऊपर मैंने ऐसे सर्कल लगाया है, थोड़ी वियर्ड सी शेप बनाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पढ़ के पेपर में जाना है। देन नेक्स्ट कम्स कोस्ट थ्योरम, जो कि आपके एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्ट थ्योरम, जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। क्या है कोस्ट थ्योरम? देखो, इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड the affected parties will adopt policies to internalize the externality, ठीक है। if property rights and liability are properly defined and there are no transaction costs, then people can be held responsible for any negative externality they impose on others and market transaction will produce an efficient outcome, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अगर आपका प्रॉपर्टी राइट्स और लाइबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके हैं सिंपली, वो आपके अगर क्लियरली डिफाइंड है, प्रॉपरली डिफाइंड है और आपकी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो अगर उन्होंने कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाला है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब होता है? आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नुकसान कर रही है किसी और के काम से, ठीक है। किसी और ने वो काम किया है लेकिन नुकसान आपको हो रहा है, इनडायरेक्ट आपको नुकसान हो गया है उस चीज़ का। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो? उस बंदे को ब्लेम कर सकते हो, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। क्लियर? और जो मार्केट आउटकम होगा इस केस के अंदर आपका कैसा होगा? एफिशिएंट होगा। तो दिस इज सिंपली और कोस्ट थ्योरम, ये ध्यान देना है। यहाँ पर एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग आपका बहुत ज़्यादा कम होता है लोगों के बीच में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, कोई इनकम या वेल्थ इफेक्ट नहीं होता है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। इसके आपके कुछ, यहाँ पर जो थी हमारी वीडियो रुक गई थी, बिल्कुल लास्ट का टॉपिक है और उसी के बीच में वीडियो रुक गई, चलो कोई बात नहीं। तो वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 3 तरीके के मेथड्स की, ठीक है। सबसे पहला है हमारा हिडोनिक प्राइस मेथड, देन नेक्स्ट इज योर ट्रैवल कॉस्ट मेथड एंड लास्ट वन इज योर कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो हिडोनिक प्राइस मेथड आपको समझना है तो हमेशा क्वेश्चन में क्या सर्च करो? हाउसिंग प्राइजेस वर्ड, ठीक है। जहाँ पर भी आपको हाउसिंग, हाउस, होम ऐसे आपको वर्ड्स दिख जाएं तो आपको सीधा से आंसर पे टिक लगा देना है हिडोनिक, ठीक है। या हिडोनिक का पूछा हो और ऑप्शन में कहीं आपको हाउस वगैरह दिख जाए तो दिस इज योर आंसर सिंपली, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है पूरा हिडोनिक प्राइस, नहीं तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। नेक्स्ट इज TCM, दैट मीन्स ट्रैवल कॉस्ट मेथड। तो ट्रैवल कॉस्ट मेथड क्या होता है आपका? अगर आपको किसी भी रिक्रिएशनल साइट की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाओगे? उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाते हो? आप पता लगाते हो उसकी ट्रैवल कॉस्ट से, कि वहाँ तक पहुँचने में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसकी ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई इंसान इतना खर्चा करके उस जगह को देखने आ रहा है, उस जगह को विजिट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ट्रैवल कॉस्ट आपकी लोग खर्च कर आ रहे हैं, जितना लगा कर आ रहे हैं, दैट डिटर्मिन्स योर आपकी रिक्रिएशनल साइट की वैल्यू, ठीक है, या उसकी कॉस्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज योर कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या कहता है? आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, एनवायरमेंटल एसेट्स हैं, एनवायरमेंटल गुड्स और सर्विसेज हैं, उनकी अगर आपको वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यूएशन तो पता लगा नहीं सकते हम, ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन उनकी कुछ होती नहीं है, प्राइस तो साथ में लगा नहीं होता एनवायरमेंटल गुड्स के। तो इसीलिए अगर आपको उनकी वैल्यूएशन पता लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप बात करते हो शैडो प्राइसिंग की सिंपली, ठीक है। शैडो प्राइसिंग आपका यहाँ पर वर्ड यूज़ होता है टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ दीज नॉन मार्केट
एसेट्स और गुड्स, ठीक है। तो ये यही आपका सिंपली क्या है, कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड है। इसका क्वेश्चन क्या आता है, देखो आपको पेपर में वो दे देता है कि ओनली पॉल्यूशन कैन बी असर्टेन्ड बाय यूजिंग द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। पर ऐसा नहीं है, आपकी हर तरीके की एनवायरमेंटल गुड और एसेट की वैल्यू आप पता लगा सकते हो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड से। क्लियर? सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है मेरा चैनल, उस पर आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन मनी एंड बैंकिंग, तो आ जाइएगा कल पढ़ने के लिए। कल वो लास्ट वीडियो है आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देन उसके बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो उसके अंदर आप आसानी से 5-10 मिनट की वो वीडियो रहेगी, उसमें आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कैसे आपको अपने इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बार दिया है तो मुझे पता है उसको कैसे अटेम्प्ट करना सही रहेगा। तो आपको वहाँ पर जाकर अब अपनी ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ेंगी, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे जाकर सिंपली उन मेथड्स को यूज़ करिएगा और आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो जब तक मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ तब तक स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।